फेमिना मिस इंडिया 2023 में फाइनल में पहुंची अदिति शर्मा रायपुर की। उससे मुलाकात करवाएंगे, उससे बातचीत करेंगे, उसकी कहानी क्या है वही आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो अदिति को एबीपी न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू एवरीवन। अदिति, हर कोई यही पूछता होगा कि जब आप उस मंच में गई तो कैसा अनुभव रहा? अपना एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करिए हमें। तो मुझे हमेशा से शौक था कैमरा के सामने रहने का, पर हाँ। मुझे स्टेज पे रहने का कभी एक्सपीरियंस नहीं था। हाँ। स्कूल में परफॉर्म करना, कॉलेज में परफॉर्म करना अलग होता है, बट नेशनल टेलीविज़न पे इतने सारे लोगों के सामने परफॉर्म करना, आई थिंक इट गेव मी अ वेरी गुड एक्सपीरियंस कि मैं अपना जो कॉन्फिडेंस है वो टेस्ट कर पाऊँ। मैं जिस कॉन्फिडेंस के साथ अंदर गई थी, मैं उससे 10 गुना ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ वापस आई हूँ। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। अच्छा, ये जो कंपटीशन हुआ इसमें किस प्रकार की प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ा? छत्तीसगढ़ से कैसे उस मंच पे पहुँचे और उसके बाद कितने लोग वहाँ शामिल थे? उसमें से कौन-सा नंबर आपका आया? इसको थोड़ा विस्तार से समझाइए। तो ये कंपटीशन जो होता है, इसमें सबसे पहले ज़ोनल ऑडिशंस होते हैं। जैसे हाँ। छत्तीसगढ़ से करीबन 150-200 लड़कियां गई थी ऑडिशन के लिए। उसमें से फाइनल ऑडिशन हुआ, टॉप 12 सिलेक्ट हुई, और फाइनल ऑडिशन में एक लड़की हर एक स्टेट से सिलेक्ट होती है एज स्टेट्स रिप्रेजेंटेटिव। तो वहाँ से मैं छत्तीसगढ़ से एक रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट हुई थी। तो हर स्टेट से एक आती हैं, तो टॉप 30 आई थी, हर स्टेट से एक और एक यूनियन टेरिटरी से। और उसके बाद हमारा 40 दिन का सफ़र शुरू हुआ, जिसमें ट्रेनिंग हुई, जिसमें हमें सिखाया गया कैसे रैंप वॉक करते हैं, कैसे बात करते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि जो भी जीतती वो हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट करती मिस वर्ल्ड के लिए। तो 40 दिन का सफ़र बहुत अच्छा रहा, और उसके बाद फाइनली ग्रैंड फिनाले में जो 30 लड़कियां थी, उसमें से टॉप 12 सिलेक्ट हुई। एंड टॉप 12 अपना इंट्रोडक्शन दिया उन्होंने 40 सेकंड का, और टॉप 12 में से फिर टॉप 7 सिलेक्ट हुई, पूरे की पूरी कंट्री से टॉप 7 लड़कियाँ। अच्छा, ये बताइए अदिति कि जब हम उस मंच पे पहुँचते हैं, 40 दिन का सफ़र हमारा गुज़रता है, उसमें हमें क्या-क्या सीखने को मिलता है? आपने क्या सीखा? तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीखने को मिलती हैं, नॉट ओनली एज कंटेस्टेंट्स, बट आई थिंक हम एक अच्छे इंसान बन के बाहर आते हैं। हम 30 लड़कियां थी, हमारे मैनेजर्स थे, हमारी पूरी टीम थी। हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता था, क्योंकि सब अपना कल्चर, सब अपनी जर्नी, अपने वो कहाँ से आए हैं, और सब ने अपनी लाइफ में कहीं ना कोई स्ट्रगल किया ही है। तो हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। मैंने भी बहुत कुछ सिखाया, उन्होंने भी बहुत कुछ सिखाया। तो आई थिंक लोग आपको वो सब सिखा सकते हैं जो शायद किताबें नहीं सिखा सकती। हाँ। तो ये एक बहुत बड़ा लेसन हम बाहर लेके आए। अच्छा अदिति, आप छत्तीसगढ़ को लेकर वहाँ गई थी और वहाँ देश के अलग-अलग हिस्सों से लड़कियाँ आई थी, तो आपसे बातचीत कुछ कोई करते रहे होंगे, तो छत्तीसगढ़ को लेकर क्या सोचते रहे होंगे, क्या कहते रहे होंगे? जी। तो छत्तीसगढ़, मुझे एक्चुअली ऐसा लगता था कि शायद छत्तीसगढ़ को लोग जानते नहीं होंगे, या हाँ। ऐसा कई बार हुआ है। इनफैक्ट मेरे लॉ स्कूल में भी हुआ था, हाँ। जब मैं कॉलेज में थी। तो काफ़ी लोगों को पता नहीं था कि क्योंकि एमपी और छत्तीसगढ़ में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ। बट यहाँ की लड़कियाँ, दे वर ऑल वेरी स्मार्ट। उनको सब पता था कि छत्तीसगढ़, रायपुर और छत्तीसगढ़ और एमपी अलग हुआ है। तो वो मुझसे पूछते थे, कुछ छत्तीसगढ़ में बोल, छत्तीसगढ़ी कैसे बोलते हैं, या छत्तीसगढ़ में खाते क्या है, छत्तीसगढ़ के डांस या कुछ ना कुछ। क्योंकि छत्तीसगढ़ का कल्चर आई थिंक बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं किया गया है, हाँ। बहुत ज़्यादा लोग जानते रिच नहीं है। कल्चर है वैसे। हाँ। एग्जैक्टली हाँ। बहुत रिच कल्चर है। इनफैक्ट अभी मैं कुछ दिन पहले ही कैबिनेट मिनिस्टर सर ने मेरा वेलकम किया, हाँ। और उन्होंने मुझे एक शॉल पहनाया जिसमें बस्तर आर्ट्स और ये सब गमछा, बना हुआ था, गमछा। गमछा। हाँ। हाँ गमछा, हाँ हाँ। राजकीय तो गमछा है वो। गमछा, हाँ। हाँ। तो आई थिंक छत्तीसगढ़ के लोगों को, इनफैक्ट मैं सरकार से भी ये बोलूँगी कि हमारे कल्चर को आप थोड़ा ज़्यादा प्रमोट कीजिए, क्योंकि काफ़ी लोगों को पता नहीं है। वहाँ की लड़कियाँ मुझसे पूछती थी कि क्या फेमस है वहाँ पे, अगर हम आएंगे तो कहाँ जाएंगे। तो मैं बोलती थी चित्रकूट जाना, बस्तर घूम हाँ के आना। बस्तर घूम के आना। तो आई थिंक ये प्रमोशन मैं तो अपने हिसाब से करके आई हूँ, जितना कर सकती थी। आगे भी करना है वैसे। आगे भी करना है, बस वही तो करना है। अदिति, बहुत सारे और सवाल हैं जो आपसे जानना, इस देश में अभी आप लोकप्रिय हो गए हैं तो आपको जानना चाहते हैं। आपके बारे में हम जानना चाहते हैं कि कैसा आपका सफ़र रहा है, लॉ की पढ़ाई से कैसे इस फील्ड में आप आए? क्या मन किया कि हाँ आप कानून छोड़ो इसमें आओ? नहीं नहीं, कानून छूटा नहीं है कहीं से भी। हाँ।
तो एक्चुअली मेरी मॉम जो है वो लॉयर है, हाँ एंड मेरी जो सिस्टर है वो भी एक लॉयर है। हाँ। तो इसी के लिए मैंने भी सोचा कि लॉ ही करते अच्छा, हैं, क्योंकि मुझे ये लग रहा है मैं कानून के घर में हूँ। तो कानून छूटा बिल्कुल भी नहीं है, हाँ इनफैक्ट कानून के बहुत करीब बैठे हैं अभी आप। हाँ। तो मुझे पढ़ाई हमेशा से करनी थी, कभी भी ऐसा नहीं था कि अगर मुझे एक्टर बनना है या मॉडलिंग करनी है तो मैं पढ़ाई छोड़ दूँ। हम्म। तो इसलिए मुझे ये था कि क्योंकि मम्मी भी लॉयर हैं तो मैं भी लॉ ही कर लेती हूँ। हाँ एंड उसी के लिए मैं सिम्बायोसिस लॉ स्कूल नोएडा गई, वहाँ पे मैंने 5 साल का BBA LLB का कोर्स किया। एंड मैं जब अपने 4th ईयर में थी तब मुझे ऑफर्स आने स्टार्ट हुए, क्योंकि अब जो है सोशल मीडिया है ना, बहुत एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है अपने हाँ। टैलेंट को दिखाने का, अपने इंटरेस्ट को दिखाने का। तो मैं हमेशा सोशल मीडिया पे पिक्चर्स अपलोड करती थी, तो उन्हीं पिक्चर्स से मुझे स्काउट किया गया, मुझे मॉडलिंग एजेंसी से ऑफ़र आने चालू हुए। उसके बाद मैंने वेट किया कि मैं अपना लॉ फिनिश कर लूँ। लकीली उस टाइम लॉकडाउन हो गया, तो हमारा कॉलेज क्या था, रेगुलर था नहीं, हाँ। सब वर्क फ्रॉम होम हो रहा था, ऑनलाइन हो रहा था। तो मैं घर पे ही आके मैं अपने मॉडलिंग का भी काम करती थी, अपने कॉलेज का भी काम करती थी। एंड फाइनली जब 2021 में लॉ कंप्लीट हुआ तो मैं मुंबई शिफ्ट हो गई, एंड उसके बाद बस चल रहा है। अच्छा, ये बताइए कि अभी जिस प्रकार से माहौल बना छत्तीसगढ़ में जी जी। आने के बाद खूब आप नाचे भी, बहुत बहुत। खुश थे। परिवार कितना खुश है और मम्मी कितनी खुश है? जी। तो आई थिंक सबसे बड़ी खुशी हमें तभी मिलती है जब आपके परिवार से आपको लोग बोले कि, जब आपकी मम्मी आपको बोले कि आई एम प्राउड ऑफ यू। हाँ और ये ऐसी चीज़ है जो आई थिंक कोई और चीज़ आपको इससे ज़्यादा खुशी नहीं दे सकती। तो मैं जब वापस आई तो मेरे पूरे परिवार वाले, वो सिर्फ खुश नहीं थे, सबकी आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू थे। तो आई थिंक वो देख के वो एक अलग ही फीलिंग थी, क्योंकि हम सब ने, हम हमारा पूरा परिवार, हमने बहुत लाइफ में ऐसी चीज़ें देखी है, ऐसी कठिनाइयाँ देखी हैं कि आई थिंक हम इस चीज़ को एक रिवॉर्ड की तरह लेते हैं कि क्योंकि हमने वो कठिनाइयाँ देखी हैं, ये तो होना ही था। मतलब ये एक ऐसी चीज़ है कि ये हमारे लिए एक भगवान का एक ये है कि तुमने इतनी सारी चीज़ें देखी है, तो अब तुम्हारा टाइम आ गया है, हाँ। अब तुम अच्छी चीज़ें मेरा देखोगे। तो टाइम बस आएगा। वही सोच के वही सोच के हम सब के सब नाच रहे थे। वैसे वो मेरा टाइम आने वाला सिस्टम आ गया है। बिल्कुल। और बॉलीवुड पे क्या आपका कहना है? बॉलीवुड के में जाने का कोई इरादा है? जी। तो बॉलीवुड में जाने का बिल्कुल इरादा है। मैं बचपन से ही, मुझे एक्टिंग का बहुत शौक है। एंड अभी इनफैक्ट मैं जब मुंबई शिफ्ट हुई उसके बाद मैंने कुछ 8 से 10 एड्स भी किए हैं। हाँ एंड उसके बाद अब मैं फ़िल्मों में इधर-उधर शूटिंग कर रही हूँ। अभी मेरा पूरा का पूरा फ़ोकस है कि मैं एज़ लीड ही फ़िल्में करूँ। तो आई थिंक बिल्कुल भगवान ने चाहा और अगर मेरी मेहनत रंग लाई तो आप बिल्कुल मुझे बॉलीवुड में देखेंगे। बॉलीवुड को लेकर एक नज़रिया अभी पिछले कुछ सालों में देखा गया है, जी, जी, नेपोटिज़्म को लेकर जी, बहुत लोग कहते भी हैं। जी। आप के सफ़र में आपका अनुभव कैसा रहा इस मामले में? जी। तो मेरा अनुभव, इनफैक्ट ये प्लेटफ़ॉर्म मैं इसके लिए ही यूज़ करना चाहती हूँ कि मैं जो छोटे शहर की लड़कियाँ हैं उन्हें हाँ बताना चाहती हूँ, हाँ क्योंकि आपको एक तरीके से एक इनसाइड इन्फॉर्मेशन मिल रही है, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है, तो मैं आपको हाँ बता सकती हूँ कि क्या हाँ। होता है, क्या नहीं। मैंने अपने एक्सपीरियंस में ऐसा कुछ भी नहीं देखा है। इनफैक्ट जब भी मैं कोई ऑडिशन देने जाती हूँ, तो वो मुझसे पूछेंगे नहीं कि आप कहाँ से आए हैं, आपके पेरेंट्स कौन हैं, या क्या आपका कोई सरनेम ऐसा है कि आप फ़िल्मी बैकग्राउंड के हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। वो मुझसे मेरा ऑडिशन लेंगे, अगर ऑडिशन अच्छा है, अगर एक्टिंग अच्छी है तो वो रोल मुझे मिलेगा। अगर कहीं मैं चूक गई या वो रोल मेरे लिए बना ही नहीं था, तो वो रोल मुझे नहीं मिलेगा। इसका नेपोटिज़्म या कोई भी चीज़ मैंने अभी तक एक्सपीरियंस ही नहीं की है। कुछ लोग कहते हैं ना नेपोटिज़म है करके, जी, तो जी। ऐसे लोग को कुछ बोलना चाहेंगे? ऐसे लोगों को मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी कि देखिए, कोई भी इंसान कोई चीज़ बिना रीज़न के नहीं बोलेगा। मे बी उन्होंने कुछ एक्सपीरियंस किया होगा। हाँ मैं किसी को भी डिसरिस्पेक्ट से या किसी की भी बातों को ये नहीं करना चाहूँगी कि वो गलत बोल रहे हैं। उन्होंने कुछ एक्सपीरियंस किया होगा इसलिए वो बोल रहे हैं। तो मैं उन्हें सिर्फ ये बोलना चाहूँगी, इनफैक्ट सबको ये बोलना चाहूँगी कि हमें इक्वालिटी चाहिए। जब हम मेन और वुमेन की बात करते हैं तभी भी हम ये नहीं बोलते हैं कि इन्हें ज़्यादा दो, हमें कम दो, या हमें ज़्यादा दो, इन्हें कम दो। हर चीज़ में हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए। यहाँ पर भी अगर कोई स्टार किड है, उसे जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अगर तुम्हें भी वही प्लेटफॉर्म, तुम्हें भी वही ऑडिशन मिल रहा है, तो अब तुम्हारे ऊपर है कि अब वो तुम उसे कैसे इस्तेमाल करोगे। अगर तुम उसे अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाए तो तुम किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते कि अरे नहीं, उसका तो ये कॉन्टैक्ट था।
आपको ये है कि आपको बस वो प्लेटफॉर्म दे दिया जाए। एंड मैं ये जो भी इनफैक्ट फिल्मी बैकग्राउंड से भी देख रहे हैं, मैं उन्हें भी बोलना चाहूँगी कि आप सिर्फ हमें मैदान दे दो, उसके बाद हम उस मैदान में क्या करेंगे वो हम पे छोड़ दो बस। एक एक उदाहरण तो मैं भी दे देता हूँ, और जो मैंने देखा है, अभी कुछ फ़िल्में आई लगातार पिछले कुछ सालों में, तो उसमें तो सब पता चल ही गया कि कौन सी फ़िल्में चल रही है, कौन सी नहीं चल रही है। जी, देखिए इसका तो मैं यही बोलूँगी कि आई थिंक फ़िल्में सिर्फ वही चल रही हैं जो जिनका कंटेंट अच्छा है, जिनमें अच्छा टैलेंट है, और जो, क्योंकि आई थिंक ये हो गया है कि अब ऑडियंस ज़्यादा स्मार्ट हो गई है, एंड वो कोई भी चीज़ देख के ये नहीं ताली नहीं बजाएगी। हाँ। उन्हें अच्छा कंटेंट चाहिए, उन्हें ऐसी चीज़ चाहिए जो एक्चुअली इंडिया में होता है। हम ऐसी चीज़ें नहीं देख सकते जो अरे ये क्या, ये तो सिर्फ मतलब ये तो हमने कभी देखा ही नहीं है। तो आई थिंक ऑडियंस अब ज़्यादा स्मार्ट हो गई है, एंड इसका कोई लेना देना नहीं है कि वो स्टार किड है या न्यू टैलेंट है या कुछ। फिल्मों के अगर कंटेंट अच्छा है, कहानी अच्छी है, अच्छे से दर्शाया गया है, तो ऑडियंस उसे एक्सेप्ट कर रही है। अदिति, एक ज़रूरी सवाल इसका जवाब देना, एक मॉडल, एक एक्ट्रेस के लिए जो टॉप 5 बड़ी चुनौतियाँ होंगी, जो आपके लिए भी हो सकती है, वो बताइए कि टॉप 5 बड़ी चुनौतियाँ क्या है? इसमें आप वो ऐड कर सकते हैं, समोसा नहीं खाना है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। आई थिंक फर्स्ट चुनौती ये है, थोड़ा खाने पीने में ध्यान रखिए। समोसा कचौड़ी मत खाइए, मीठा मत खाइए। मैं मीठा बिल्कुल भी नहीं खाती। मैं खाना बहुत खाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं कि मैं खाना नहीं खाती। कोई कुछ चीज़ें जो अवॉइड करती हूँ, जैसे मीठा। आई थिंक मैंने लॉकडाउन में जब फर्स्ट टाइम लाइफ में डाइटिंग स्टार्ट की थी, उस टाइम मैं बहुत मीठा खाती थी। मैंने मीठा खाना पहली बार जब छोड़ा, उसके बाद से आई थिंक वो मेरे दिमाग से ही निकल गया है कि मीठा भी कुछ होता है। तो मीठा, हाँ, पानी ज़्यादा पीजिए। एंड मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बोलूँगी कि आप आउटसाइड वर्ल्ड में कम और अपने आप को ठीक करने में ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि इस इंडस्ट्री में मेरे साथ भी हुआ है और काफ़ी लोगों के साथ ऐसा होता है कि आप अपनी जर्नी को, अपनी लाइफ को दूसरों की लाइफ से कंपेयर करते हैं। अगर कोई ऑडिशन देने में गई और वो रोल किसी और को मिल गया, तो मुझे लगता है कि अरे ये ज़्यादा अच्छा था। इंस्टेड वो ज़्यादा अच्छा था, अब ये सोचो कि मैं किस में चूक गई और उस पे काम करूँ। तो आई थिंक ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको सोच के जानी है, कि आपको अपना पूरा ध्यान खुद पे सेंटर करना है, खुद को कैसे अच्छा बनाना है, खुद का क्राफ्ट कैसे ठीक करना है, सिर्फ उसमें ध्यान दीजिए और बाकी दूसरी चीज़ों को मत सोचिए। आपकी एक्टिंग कैसे बेहतर हो सकती है, इसके लिए आप क्या करती हैं? तो मेरी एक्टिंग कैसे बेहतर हुई है, मैं ये आपको बताती हूँ। तो मैंने कोई एक्टिंग का कोर्स नहीं किया है। हालांकि मैं बिल्कुल आई एम ओपन टू डू इट, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे रोल्स आते हैं जो मुझे लगता है कि शायद ये मेरे लिए डिफ़िकल्ट हैं, और अगर कोई एक्टिंग कोच होता, कोई एक्टिंग ट्रेनिंग होती, तो वो मैं बेटर कर पाती। बट जितना भी मैंने किया है, वो आई थिंक मैंने बहुत ऑडिशंस दिए, एड्स के लिए, वेब शोज़ के लिए, फिल्म्स के लिए, और हर एक ऑडिशन से मैं कुछ ना कुछ सीखती हूँ। हर एक ऑडिशन कुछ अलग सिखाता है मुझे। किसी ऑडिशन में रोना होता है, किसी ऑडिशन में गुस्सा, किसी ऑडिशन में कॉमेडी होती है, जो कि एक्चुअली वन ऑफ द टफेस्ट टू एक्चुअली एक्ट। तो आई थिंक मैं जितना खुद के लिए, मैं जितने ऑडिशंस देती हूँ, मैं खुद बैठ के देखती हूँ ऑडिशन, और मैं सोचती हूँ कि मैं इस चीज़ में चूक रही हूँ, या ये चीज़ मैं और अच्छे से दिखा सकती थी। तो आई थिंक मैं उसी से ही अपनी एक्टिंग को बेटर करते जाती हूँ। मैं अगर फ्री बैठती हूँ, तो मैं कोई मूवी सीन हो गया वो रिकॉर्ड कर लिया, या कोई एक ऐसी किसी इमोशन हो गया वो रिकॉर्ड कर लिया, कि ताकि मुझे आगे जाके वो काम आए, ताकि अगर मैं कोई ऑडिशन में जाऊँ तो मैं ब्लैंक ना रहूँ, मैं याद करूँ कि मैंने उस टाइम ये कैसे किया था। तो मैं यही तरीके से अपने एक्टिंग और अपने क्राफ्ट में वर्क कर रही हूँ। आपने बताया कि कई सारे एड्स में आपने काम करना कर लिया है वैसे, तो पहला ऑडिशन रहा था उस दिन कैसा माहौल रहा था, क्या एक्सपीरियंस था? जी, तो देखिए, मैं ये कहती ज़रूर हूँ कि मुझे कैमरा के सामने रहना बहुत पसंद है, बट आई थिंक जब तक आप नर्वस नहीं होंगे वो दिखेगा भी नहीं। मतलब मुझे याद है, जब मैं अपना फर्स्ट ऑडिशन दे के, जब मुझे फर्स्ट एड मिला था, वो एड की शूटिंग के लिए मैं दिल्ली गई थी। उस टाइम लॉकडाउन था, एंड मतलब मैं सब होने से पहले मैं काँप रही थी। मैंने सोचा कि अच्छा ठीक है, मिरर के सामने बहुत कर लिया, अब असली दुनिया देखने को मिलेगी। बट जैसे ही वो साउंड, कैमरा, एक्शन हुआ, आई थिंक वो एक ऐसी चीज़ थी ना, जो मुझे कहीं और खुशी नहीं मिली वो करके। तो आई थिंक
एक ये तो था कि मैं नर्वस थी, बट वो नर्वसनेस एक एक्साइटमेंट में कब बदल गई, और वो आई थिंक मुझे वो एक्सपीरियंस तभी हुआ कि मैं उस चीज़ से मुझे खुशी मिल रही है क्योंकि मैं नर्वस थी। अगर मुझे वो हिट ही नहीं करता, अगर मुझे रियलाइज़ ही नहीं होता कि ओ माय गॉड मेरे साथ इतनी बड़ी चीज़ हो रही है, मेरी लाइफ बदल रही है, तो वो मज़ा ही नहीं आता। तो यही था मेरा एक्सपीरियंस। ये बताइए कि छत्तीसगढ़ और बॉलीवुड कहाँ जहाँ भी पहले काम करने का मौका मिले तो कहाँ जाएँगी? जो भी इंडस्ट्री मुझे अच्छा काम देगी, मुझे एक अच्छा कैरेक्टर मिलेगा जो मुझे पोर्ट्रे करने का मन करेगा, या कोई ऐसा चैलेंजिंग कैरेक्टर मिले कि इससे मैं कुछ सीख सकती हूँ, तो मैं वहाँ जाना चाहूँगी, इर्रिस्पेक्टिव कि वो कौन सी इंडस्ट्री है, बॉलीवुड, टॉलीवुड, चॉलीवुड, कुछ भी हो चलेगा। अच्छा ये बताइए सिंगिंग सिंगिंग थोड़ा बहुत कर लेते हैं। हमारे दर्शकों को गाना सुना दीजिए क्योंकि सारे दर्शक आपको देख रहे हैं, तो उनके सारे सवालों के जवाब हम आपसे पूछ भी रहे हैं। तो दर्शक आप लोग अपना टीवी बंद कर सकते हैं। बहुत बहुत Okay. बढ़िया गाना आने वाला है ना। ओके। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। बंद करने की ज़रूरत नहीं है, टीवी बहुत अच्छा गाया अदिति ने। और अदिति एक आखिरी आखिरी सवाल, आप जितना खुश दिखती हैं जी। पीछे दर्द है, मुझे ऐसा महसूस होता है। परिवार के बारे में बताइए ज़रा। जी। बहुत अच्छा, गाने के तुरंत बाद आपने जो ये हाँ, मैं वो मूड चेंज करना जी। चाहता था। तो मैं जब 8 महीने की थी तो मेरे मम्मी और पापा का डिवोर्स हो गया, एंड मैंने कभी अपनी लाइफ में फादर फिगर ज़्यादा देखा नहीं है। हालांकि मैं हमेशा अच्छे परिवार में अच्छे प्यार से ही पली बड़ी हूँ। मेरे नाना नानी, मेरे मामा मासी, सब ने मुझे बहुत प्यार से बड़ा किया है। मुझे कभी मेरे पापा की कमी महसूस नहीं होने दी, एंड इसी के कारण भी आई थिंक मैं जो कर रही हूँ वो कर पा रही हूँ, क्योंकि हम जिस तरीके से हमें पाला गया, हमारी मम्मी ने हमेशा सिखाया कि बेटा जो भी करना है निडर होके करना है, क्योंकि तुम्हारी मम्मी ने वही किया। तुम्हारी मम्मी उस टाइम नहीं बोल पाई कि मुझे शादी नहीं करनी, मुझे डॉक्टर बनना है, और ये मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ भी हो। तो तुम्हें जो भी करना है वो बता देना, और मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूँगी। अदिति की कहानी आज आपको बताने की कोशिश कर रहे थे, और मुझे लगता है कि जो आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे उन सभी सवालों का जवाब हमने अदिति से पूछ लिया है। और आप ये वीडियो देखेंगे तो आपसे भी गुजारिश है कि आपको कोई सवाल छूटे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम अदिति से फिर इंटरव्यू करेंगे और फिर आपको उन सवालों का जवाब देंगे। रायपुर से वीपी न्यूज़ के लिए रवि मेरी।